हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर क्लास 10th और इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। तो इस चैप्टर में बहुत ही इजी टॉपिक है, ऑलमोस्ट आपको आते ही होंगे, बट हम क्योंकि फर्स्ट टर्म के सिलेबस में आपका एमसीक्यू बेस है, ये चैप्टर आ रहा है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया ऑफ द इकोनॉमी। अगर हम इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन करते हैं तो आप उसका नेम क्या किस बेस पे करेंगे? तो अर्बन, रूरल, स्टेट, नेशनल, दैट मीन्स पब्लिक एंड प्राइवेट। हम पब्लिक और प्राइवेट के बेस पे क्या करेंगे, उसको क्लासिफिकेशन करेंगे कि वो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ डज नॉट बिलोंग टू द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर यानी दैट मीन जहाँ से हमें रॉ मटेरियल मिलता है और एग्रीकल्चर से वो क्या होता है, रिलेटेड होता है, जो कि हमें एग्रीकल्चर से मिलता है। तो जितने भी हमें जो रॉ मटेरियल मिलता है और एग्रीकल्चर से, वो प्राइमरी एक्टिविटी कहलाती हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स, कौन से हैं? तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिए हैं वहाँ से मैच होता है, नॉट पूछा है। तो बैंकिंग जो है वो सर्विस सेक्टर में आता है, टेरेसरी में, तो ये नहीं आएगा। एग्रीकल्चर इज एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग आर एक्टिविटी बिलोंग टू विच, तो ये प्राइमरी सेक्टर है। नेक्स्ट है वेयर आर द एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन एम्प्लॉयमेंट फिगर। एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट की फिगर कौन रखता है? वो एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि ये डाटा अपने पास कलेक्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन एंड इकोनॉमिक कॉल्ड। अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इकोनॉमिक के, तो उसके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? सेक्टर्स। 3 ग्रुप हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरेसरी सेक्टर। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल, जब हमें एग्रीकल्चर से मिलता है, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग होने के लिए एक रॉ मटेरियल को हम एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाते हैं अंडर द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, यानी इंडस्ट्रियलिस्ट हो गई। जैसे हमें आलू से चिप्स बनाना है, तो अब वो आलू क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। चिप्स हमारा मैन्युफैक्चरिंग हुआ इंडस्ट्री में और वो एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बन गया। अब ये यहाँ रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक पहुँचाना, या इंडस्ट्री के किसी मटेरियल को एग्रीकल्चर तक इक्विपमेंट्स को पहुँचाना, किसका काम है? तो ट्रांसपोर्ट का काम होता है। तो जो हेल्प करती है इनके बीच में, एक कनेक्टिविटी बना के रखती है, वो है सर्विस सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर, जो कि क्या कहलाता है? थर्ड सेक्टर है। तो ये क्लासिफिकेशन इकोनॉमिक को आप क्या कहेंगे? ग्रुप को सेक्टर्स कहेंगे। व्हेन वी प्रोड्यूस गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचर रिसोर्सेज। जब आप नेचर से कोई चीज़ एक्सप्लॉइटिंग करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? एक्टिविटी प्राइमरी। नेक्स्ट है असर्शन में देखेंगे एग्रीकल्चर्स कम अंडर द प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी। द प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड द प्रोडक्शंस एंड एक्सट्रैक्शंस ऑफ रॉ मटेरियल्स। ट्रू, ये ट्रू है। बिकॉज लगा के देखें कि नीचे का जो असर्शन है वो इसका है। द अदर एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू द सेक्टर माइनिंग, फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग, फार्मिंग, हंटिंग, फिशिंग, क्वेरिंग, गैदरिंग। तो ये सारी की सारी एक्टिविटी किस में आती हैं? प्राइमरी में। तो आप असर्शन में ट्रू लगाएंगे। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। नेक्स्ट, विच एक्टिविटी कम अंडर द एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो एग्रीकल्चर में आती है इनमें से? तो अब अगर हम पढ़े, तो सेलिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन मार्केट, यूजिंग कॉटन फाइबर इन क्लॉथ, बैंकिंग, डेयरी। तो यूजिंग कॉटन फाइबर। नेक्स्ट असर्शन, द प्राइवेट सेक्टर इज कंपोज्ड ऑफ द इकोनॉमिक सेक्टर and that are intended to earn profit for the owners of the enterprises. True, both assertion reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. Next is when we produce a good exploiting nature, तो वो प्राइमरी है, क्यों? जो कि हम नेचर से हमें रॉ मटेरियल मिलता है। आइडेंटिटी नेचुरल प्रोडक्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ आइटम बिलो। नेचुरल प्रोडक्ट इसमें से कौन सा है? कॉटन। नेक्स्ट, वर्क इन सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड। ऐसा कौन सा सेक्टर है जो गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करता है?
तो वो सर्विस सेक्टर ही होगा। टेरिसरी सेक्टर भी कहते हैं इसको। सर्विस सेक्टर यानी जो कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, जो अपनी क्या दे रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है प्राइमरी सेक्टर को, सेकेंडरी सेक्टर को, तो वो प्रोड्यूसिंग नहीं करता है, इसीलिए हम उसको सर्विस सेक्टर कहते हैं, अपनी सेवाएं देता है। सर्विस सेक्टर इंक्लूड एक्टिविटीज़, इसमें कौन कौन सी हैं, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, यानी जो सिर्फ अपनी क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। व्हाट इज़ द मीन ऑफ जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी मतलब क्या होता है बच्चे, यानी ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस, यानी 1 ईयर के अंदर, पर्टिकुलर 1 साल के अंदर तीनों सेक्टर के अंदर होने वाला जो टोटल प्रोडक्शन होता है, उसको जो टोटल किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। तो वही सेकंड क्वेश्चन है कि टोटल वैल्यू प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। तो हम जो भी ऐड करते हैं, क्या करते हैं, फाइनल गुड एंड सर्विस को ऐड करते हैं। जैसे आपने कोई भी सामान लिया होता है तो उसमें जो कॉस्ट लगी होती है, जैसे बिस्किट आप खरीदते हैं तो जैसे 10 रुपीज़ का बिस्किट है, उसके ऊपर कॉस्ट लिखी होती है, तो फाइनल गुड कहलाती है और वही ऐड होती है जीडीपी के अंदर। बट लेकिन उसको, बिस्किट को बनाने में जो सामान लगा है, मटेरियल लगा है, उसमें आटा लगा होगा, चीनी लगी होगी और बहुत सारी चीज़ें हैं, घी हैं, ये सारी चीज़ें ऐड हुई होंगी, बट उनको हम इंटरमीडिएट गुड कहते हैं। जो उसको बनाने में लगी हैं उनको हम ऐड नहीं करते। अगर उसको ऐड करेंगे तो डबल एडिंग हो जाएगी, क्योंकि फाइनल गुड का प्राइस टोटल में वो ऑलरेडी ऐड है, इसीलिए हम उसको ऐड नहीं करते और फाइनल गुड एंड सर्विस को ऐड करते हैं जीडीपी के अंदर। नेक्स्ट है टोटल वैल्यू ऑफ द ऑल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन 1 ईयर। तो जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस, जो सर्विसेज और जो गुड्स होती हैं 1 साल के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, उनके टोटल को हम जीडीपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन है सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड सम असेंशियल सर्विस दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड। वी रिक्वायर टीचर्स, डॉक्टर, ये सब सर्विस सेक्टर में आते हैं। दोज हु प्रोवाइड पर्सनल सर्विस सच एज अ वॉशमैन, बार्बर्स, कॉबलर्स, लॉयर्स, पीपल डू नॉट टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्क्स। तो ये ट्रू है। ये भी असर्शन दे रखा है एक ऊपर है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। जो हाँ, क्योंकि साल का हम 1 ईयर का लेते हैं तो स्पेशल टाइम पीरियड में प्रोड्यूस होने वाली को ऐड करते हैं। फाइनल गुड ऑलरेडी इंक्लूड होता है, इंक्लूड द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड एंड यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड, क्योंकि फाइनल वैल्यू को ही हम ऐड करते हैं जीडीपी में, क्योंकि उसके अंदर इंटरमीडिएट गुड्स जो है ऑलरेडी उसका प्राइस ऐड होता है। तो ये ट्रू है, तो इस पे ए पे टिक लगाएंगे। बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? तो सेकेंडरी सेक्टर मतलब होता है एक्टिविटी इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म ऑफ थ्रो वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी ऐसी एक्टिविटीज़ जो नेचुरल प्रोडक्ट्स को चेंज करती हैं, एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाती हैं मैन्युफैक्चरिंग करके। जैसे मैंने बोला, जैसे एप्पल से जैम बनाना, क्योंकि एप्पल इतना कॉस्टली नहीं है जितना जैम है, और ऐसे ही आलू से चिप्स बनाना। ये एक एग्जांपल है कि आप रॉ मटेरियल को चेंज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि इंडस्ट्री में होता है, उसे सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर क्या होगा, फिलिंग द ब्लैंक्स। अगर मैचिंग में देखें तो एग्रीकल्चर है, सेकेंडरी सेक्टर को हम अगर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, और टेरिसरी सेक्टर यानी ट्रांसपोर्टेशन जो सर्विस देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप यहाँ से टिक लगाएंगे। जो हमने पहले ऑप्शन मैच कर ले और उसके बाद आप क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। जैसे कि ए का क्या है, आर, तो आर कहाँ पे है, यहाँ पर भी है, यहाँ भी है। लेकिन फिर हम अगर सेकेंडरी सेक्टर का देखें तो क्यू है, तो बी का क्यू, तो यहाँ पर बी का क्यू ए में है, और सी का क्या हो गया, तो देखें तो पी। तो करेक्ट आंसर कौन सा होएगा, ए। नेक्स्ट इज सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर गिव्स दैट इज कॉल्ड। अगर तीनों सेक्टर का जो प्रोडक्शन होता है उसको हम सम करते हैं, प्लस करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक
प्रोडक्ट कहलाता है जीडीपी। यूजिंग सुगर केन रॉ मटेरियल वी मेक सुगर गुड, अंडर व्हाट सेक्टर डज दिस एक्टिविटी। शुगर केन तो हमें पता है कि रॉ मटेरियल है, लेकिन अब उससे जो सामान बनेगा, शुगर है, गुड़ है, ये सारी चीज़ें बनती हैं, तो ये किस में आएगा? इंडस्ट्रियल है, क्योंकि इंडस्ट्री में जाके ही बनेगा। मैन्युफैक्चरिंग होगा, क्योंकि जब रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग करके एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाया जाता है तो वो इंडस्ट्री में ही बनता है। नेक्स्ट, दोज एक्टिविटीज़ बाय दैम सेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड बट दे आर एन एड एंड सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि खुद तो कोई प्रोडक्शन नहीं करती हैं, बट वो क्या करती हैं? हेल्प करती हैं, इनडायरेक्टली सपोर्ट करती हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। जैसे कि रॉ मटेरियल है, उसको इंडस्ट्री तक पहुंचाना है, तो वो कौन करेगा? टेरिसरी सेक्टर, उसको हम सर्विस सेक्टर कहते हैं, जो अपनी सेवाएं देता है। जीडीपी इज़ द अंडरटेकन बाय, जीडीपी किसके अंदर आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। नेम वन फंक्शनिंग एक्टिविटी ऑफ टेरिसरी सेक्टर। टेरिसरी सेक्टर में इनमें से एक फंक्शन का नाम बताएं जो कि होता है। तो अगर हम टेरिसरी सेक्टर का देखें तो गुड दैट आर प्रोड्यूस वुड नीड टू ट्रांसपोर्ट बाय ट्रक्स, ट्रेन्स एंड देन सोल्ड इन होलसेल रिटेल शॉप। दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकम एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री activity in which natural product are changed into form through way of manufacturing produce a good exploiting nature resources। तो टेरिसरी सेक्टर का तो मतलब है सेवाएं देना, ठीक है। तो इसका आंसर किस में आएगा? सीधी सी बात है, ए पे टिक लगाएंगे क्योंकि सर्विसेज हैं। नेक्स्ट आता है विच सेक्टर इज कॉल्ड द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर हम किसे कहते हैं? टेरिसरी सेक्टर भी इन दोनों का नेम सेम ही है, उसको हम टेरिसरी भी कह सकते हैं, सर्विस सेक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ नॉट इंक्लूड इन टेरिसरी सेक्टर एक्टिविटीज़। टेरिसरी में कौन सा इंक्लूड नहीं है? बैंकिंग है, हेल्थ है, ट्रांसपोर्ट है, तो नॉट पूछा है, तो दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग में टिक लगाएंगे। नेक्स्ट असर्शन, जीडीपी शो हाउ बिग द इकोनॉमिक इज। असर्शन, तो जीडीपी क्या ये शो करती है कि इकोनॉमी कितनी बड़ी है? एंड जीडीपी द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री। तो यहाँ पे जीडीपी का मतलब ऑल इंटरमीडिएट गुड जो है वो ऐड नहीं होता, सर्विस प्रोड्यूस विद अ कंट्री, ऑल फाइनल गुड जो है वो ऐड होता है। तो दैट मीन्स ये तो सही है, तो आप किस पे टिक लगाएंगे? असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स, क्योंकि हम इंटरमीडिएट वैल्यू को जीडीपी में ऐड नहीं करते, फाइनल जो वैल्यू होती है गुड्स की और सर्विसेज की उसको हम ऐड करते हैं जीडीपी में। नेक्स्ट है इफ़ इन डेवलपमेंट कंट्रीज़, जैसे डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर उसमें क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन के लिए, इन टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन। तो उनके लिए अगर देखें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है टेरिसरी सेक्टर। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द। फाइनल गुड्स और सर्विसेज अगर किसी सेक्टर में पर्टिकुलर किसी ईयर में मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको ऐड करते हैं, तो वो क्या होगा? ग्रॉस प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर द ईयर, यानी वो जीडीपी कहलाएगा। ग्रेजुअली बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा सेक्टर बन गया है? टेरिसरी सेक्टर। इन द डाटा गिवन ऑफ द जीडीपी विच वॉज द मोस्ट प्रोडक्टिव सेक्टर इन 1974। 1974 में अगर हम अर्लियर टाइम की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा पॉपुलेशन एंगेज थी और उसका ज़्यादा जीडीपी में रोल था। विच ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन, इसमें से प्राइमरी ऑक्यूपेशन कौन सा है? अगर हम देखें तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन में देखेंगे फ्लावर कल्टीवेटर। नेक्स्ट है नॉट एवरी गुड सर्विस दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड, इट मेक्स सेंस ओनली इंक्लूड द टू गेट द टोटल प्रोड्यूस्ड। तो हम जब टोटल प्रोडक्शन निकाल रहे होते हैं तो उसके अंदर हम क्या लेते हैं? फाइनल गुड एंड सर्विसेज को ऐड करते हैं। तो आंसर बी पे टिक लगाएंगे। गिव एन एग्जांपल ऑफ एन इंटरमीडिएट गुड। तो इसमें से इंटरमीडिएट कौन सा है जो अभी मतलब उसको हम बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं? तो वीट है,
क्योंकि अभी उसको हम क्या करेंगे, आटा बनाने के लिए फ्लोर मिल पे भेजेंगे उसको। तो वो सामान कि अभी उसको कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो वो इंटरमीडिएट गुड होता है। जैसे बिस्किट बनाने के लिए आटा चाहिए, शुगर चाहिए, तो जो भी मटेरियल लगता है वो इंटरमीडिएट गुड होगा। इट हैज़ बीन नोटेड फ्रॉम द histories of many now developed countries that at initial stage of development sector was the most important sector of economic। अगर देखो किसी भी डेवलपमेंट का जो कंट्री का इनिशियल स्टेज होता है, या अगर हम अपना हिस्ट्री देखें तो उसमें हमें पता चलता है कि कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्राइमरी सेक्टर। एट द methods of primary change and the agriculture sector began to prosper, most good produced were from the primary sector and most people were also employed in the sector। एग्रीकल्चर सेक्टर अगर देखेंगे, जो फार्मिंग है वो चेंज हुई है, एग्रीकल्चर भी प्रॉस्पर हुआ है, तो मोस्टली जो उसके गुड्स प्रोड्यूस होते हैं कहाँ से होते हैं, प्राइमरी सेक्टर में। तो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं क्योंकि वो एग्रीकल्चर सेक्टर है मेन। नेक्स्ट इज जीडीपी विच वॉज द मोस्ट प्रोडक्टिव सेक्टर इन 1974। प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटिव सेक्टर। वाई डिड द सेकेंडरी सेक्टर लेटर बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर। बाद में और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों बन गया, क्योंकि अगर हम सेकेंडरी सेक्टर को देखें तो इसने मोर गुड्स एंड प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज एट चीप रेट, प्रोडक्शन ज़्यादा करा चीप रेट पे, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करा। तो ए एंड बी दोनों, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज कैन बी कंसीडर एज बेसिक सर्विस। बेसिक सर्विस आप इसमें से किसको कंसीडर करेंगे, तो बेसिक सर्विस अगर हम देखें ट्रांसपोर्ट को हम कंसीडर करेंगे। द सेकेंडरी सेक्टर इज़ ऑल्सो कॉल्ड, सेकेंडरी सेक्टर को हम क्या कह के बोल सकते हैं, सेकेंडरी को हम इंडस्ट्री सेक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग हो के एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनता है वो इंडस्ट्री में ही बनता है। ओवर द पास्ट डिकेड एंड सो सर्टन न्यू सर्विस सच एज अ हैव बिकम इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल। अगर हम देखें जो न्यू सर्विसेज हैं जो भी इम्पॉर्टेंट बन चुकी हैं, एसेंशियल हैं, तो वो क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, अगर डेवलपमेंट होगा प्राइमरी में और सेकेंडरी में तो सर्विसेज की क्या होगी, डिमांड मोर हो जाएंगी पहले से ज़्यादा, क्योंकि भाई अगर फैक्ट्री में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन तो कम्युनिकेशन तो चाहिए, बैंकिंग चाहिए, तो अपने आप ही यूजुअली सर्विस क्या हो जाएंगी, इंक्रीज़ हो जाएंगी। इनकम लेवल राइज होता है, सर्टन सेक्शन ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग, तो मोर सर्विसेज कौन सी है जो कि वो डिमांड में आ जाती है, टूरिज्म। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ हिडन, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है, वो हिडन है। इन कंट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब, जिसके पास जॉब नहीं है, इज़ अ क्लियरली विजिबल एज एन एम्प्लॉयमेंट, इट इज़ कॉल्ड, उसे डिस्गाइड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक फील्ड है, उसमें एक फैमिली वर्क करती है, फार्मर जो होते हैं जैसे, तो उसकी एक फैमिली है और उनके पास जो फील्ड है, पूरी फैमिली के अंदर 5 मेंबर हैं, वो उसमें काम करने के लिए जाते हैं। सपोज़ करो कि 5 में से एक मेंबर की क्या लग गई, जॉब लग गई है इंडस्ट्री में, तो अब रह गए 4। तो अब 4 जाएंगे उस में काम करने के लिए अपने फार्म में, खेत में, तो अब भी उतना ही प्रोडक्शन हो रहा था जितना कि पहले हो रहा था, कोई चेंज नहीं है। पहले 5 मेंबर प्रोडक्शन कर रहे थे, अभी 4 मेंबर कर रहे हैं। पहले भी हम मान सकते हैं कि 100 क्विंटल ऑफ मानो कि वीट का हो रहा है, और ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि अभी भी 100 ही हो रहा है। तो दैट मीन्स कोई जब प्रोडक्शन में चेंज नहीं आता, किसी भी एक पर्सन को हटाने से या उसको वहाँ पे यूज़ करने से, तो दैट मीन्स वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है, यानी छुपी हुई बेरोजगारी। वो काम करता हुआ तो नज़र आता है बट उसका पोटेंशियल यूज़ नहीं हो रहा है वहाँ पे। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर सेकेंडरी और टेरिसरी सेक्टर में जॉब नहीं है तो ना जॉब होने की वजह से प्राइमरी सेक्टर में ही एंगेज होना पड़ता है मोस्टली ज़्यादातर लोगों को। नेक्स्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिसरी सेक्टर का इंडिया में क्या रोल है। तो प्राइमरी का जो ये एग्जाम्पल्स हैं और ये सेकेंडरी और ये टेरिसरी,
सर्विस है, तो मैन्युफैक्चरिंग जितना भी प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्री में वो सेकेंडरी है, और एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सब रॉ मटेरियल जहाँ से हमें मिलता है और नेचर से मिलता है, सिंपल सी, ये ध्यान आपको रखनी है। इंडिया के अंदर हम कंट्रास्ट में क्वेश्चंस पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द रीज़न बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ द टेरिटरी सेक्टर, क्या रीज़न है, नहीं है इसमें से जिसकी वजह से टेरिटरी सेक्टर ग्रो करे। तो प्रोवाइड बेसिक सर्विस द डिमांड फॉर विच हैव इंक्रीज, द ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर मोर द डिमांड फॉर सर्विस, मोस्ट ऑफ वर्कर आर एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर, इनकम लेवल इंक्रीज थस देयर इज़ डिमांड फॉर मोर सर्विस। तो अगर हम देखें टेरिटरी सेक्टर के ग्रो में किसका रोल नहीं है ज़्यादा, वर्किंग पीपल आर का। क्योंकि बच्चे जो आपने देखा होगा जो कि बहुत ही लो लेवल पे काम कर रहे होते हैं, तो उनका इतना उसमें कोई रोल नहीं होता है। टेरिटरी सेक्टर में आते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट उनका बहुत ही अपने लाइवलीहुड को ही वो चला लें, बहुत बड़ी बात होता है। तो इसीलिए हम इसको ले सकते हैं कि जो लो लेवल पे काम कर रहे होते हैं उनका इतना प्रोडक्शन के ग्रो में सर्विस सेक्टर में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। वट काइंड ऑफ वर्कर आर एम्प्लॉयड इन द टेरिटरी सेक्टर, तो टेरिटरी सेक्टर में हाईली स्किल एजुकेटेड मेंबर तो काम करते ही हैं, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। अनस्किल वर्कर भी वर्क करते होते हैं लो लेवल पे, और तो इसका ए और बी आंसर है। लेकिन जो ज़्यादा टेरिटरी को ग्रो करने में रोल होता है वो हाईली स्किल एजुकेटेड वर्कर्स का होता है, अनस्किल वर्कर्स का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता। तो इसका आंसर आप ए और बी लगाएंगे। दोनों ही तरह के जो पीपल्स होते हैं वो अंगेज होते हैं टेरिटरी सेक्टर में, अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। व्हेन मोर पीपल आर अंगेज इन अ वर्क देन रिक्वायर, व्हाट डज इट इंडिकेट, जब हमें ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत होती है, ज़्यादा वर्क अंगेज होते हैं, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर वर्क है और उसमें ज़रूरत से ज़्यादा पर्सन काम कर रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, एक फील्ड है, 4 मेंबर की ज़रूरत है बट उसमें 5 फैमिली के मेंबर काम कर रहे हैं, तो एक एक्स्ट्रा पर्सन है जिसकी नीड नहीं है, उसको हटा दें तो प्रोडक्शन उतना ही होगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो वो क्या इंडिकेट करती है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोजगारी जिसे कहते हैं, कि वो बंदा काम करते हुआ तो दिखता है बट एक्चुअली में वो क्या है, उसके पास कोई वर्क नहीं है। असर्शन में ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर मोर वुड बी डिमांड फॉर सर्विस, करेक्ट है, ट्रू। द सेक्टर प्रोड्यूस सर्विस मेंटेन इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, ये इसका रीज़न है या नहीं, तो दिस सेक्टर सर्विस मेंटेन इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, करेक्ट, क्योंकि जो सर्विस है, जो भी ये सेक्टर है वो मेंटेन करके रखता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर अपनी सर्विसेज को। तो इसका आंसर आप ए पे लगाएंगे, बोथ ट्रू हैं, असर्शन एंड रीज़न, एंड असर्शन रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सर्विस सेक्टर ग्रोइंग अनइक्वली, सर्विस सेक्टर कहीं अनइक्वली है तो देखें, एट वन एंड देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विस दैट employ highly skilled and educated worker, at the end there are a very large number of workers engaged service and such as small shopkeepers, repair person, transport and person etc. A and B true, क्योंकि सर्विस सेक्टर के अंदर आप देखेंगे हैं जो एजुकेटेड पर्सन है तो वो हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, और जो अनएजुकेटेड पर्सन है वो लो लेवल पे काम कर रहे हैं। सर्विस तो दोनों ही हैं लेकिन अनइक्वली हैं, तो ये दोनों करेक्ट हैं। सी पे टिक लगाएंगे, ए एंड बी। एम्प्लॉयमेंट फिगर ऑफ कंट्री आर बेस्ड ऑन डाटा कलेक्ट फ्रॉम 5 ईयरली सर्वे ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। 5 ईयर के सर्वे जो कलेक्ट करता है कि डाटा के बेस पे अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट का, तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कंडक्ट करती है, NSSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। असर्शन नेक्स्ट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ अ कंडीशन इन विच वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन लेस देन फुल टाइम। जो अंडर एम्प्लॉयमेंट होते हैं एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे वर्कर हैं एम्प्लॉयड तो हैं लेस देन फुल टाइम, लेकिन फुल टाइम से उन्हें जब कम टाइम काम मिलता है तो उसे हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। बिकॉज ऑफ अ जॉब डज नॉट यूज द स्किल्स ऑफ द पावर, पार्ट टाइम, लीव्स वर्क आइडल।
दैट मीन्स जब उनका फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स हम उसको क्या कहेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये सही है। इफ़ बोथ एंड असर्शंस रीजन्स आर ट्रू एंड रीजन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ असर्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें लगाएंगे एग्रीकल्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के लिए इसमें से कौन सा ट्रू है। एम्प्लॉयमेंट हैज़ इंक्रीज, एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट पहले से इंक्रीज हुआ है, तो जीडीपी में तो पहले से डिक्रीज हुआ है। ये भी फिक्स, जीडीपी फिक्स नहीं है, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है, नहीं कम कंट्रीब्यूशन हुआ है। तो ये आप इसमें टिक लगाएंगे, ए पे लगा लेंगे कि भाई पहले से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है प्राइमरी सेक्टर में। मनरेगा इज़ टू बी प्रोवाइड एटलीस्ट डे, 100 डेज के लिए वर्क एम्प्लॉयमेंट देने के लिए गारंटीड देती है। और विच अमंग द फॉलोइंग वर्कर्स आर नॉट वेरी प्रोडक्टिव इन टेरेसरी सेक्टर। टेरेसरी सेक्टर में इसमें से कौन से ऐसे हैं जो ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हैं। तो नहीं में आप लगाएंगे एजुकेटेड एंड ट्रेन प्रोफेशंस, रिपेयर पर्सन एंड डेली वेजेस अर्न्स, पीपल इन डिफेंस, पीपल वर्किंग इन हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल। पीपल पर्सन एंड डेली वेजेस अर्न, यानी जो लो लेवल पे काम करते हैं वो टेरेसरी सेक्टर को ग्रो करने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं, क्योंकि उनका जो पे स्केल होता है बहुत कम होता है। वो अपना लाइवलीहुड ही चला लें, वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। 2 वक्त का खाना मिल जाए उनके लिए तो वही बहुत है। अंडर मनरेगा 2005 ऑल दोज हु आर एबल टू and are in need of work in rural are guaranteed 100 days of employment in a year. Is that correct? क्योंकि मनरेगा जो बनी 2005 में बनी थी वो किस लिए बनाई गई थी कि जो 100 डेज़ के वर्क हैं रूरल एरिया में उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकें, ताकि रेस्ट ऑफ डेज़ वो इधर उधर उनको काम मिल ही जाता था, बट वहाँ पे रेगुलर वर्क नहीं मिलने की वजह से तो 100 डेज़ का गवर्नमेंट ने बोला कि अगर हम आपको वर्क नहीं देते हैं तो उसका क्या देंगे, आपको अलाउंसेस देंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंट द राइट टू वर्क इन 625 डिस्ट्रिक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट करा लॉ को, राइट टू वर्क को, और 625 डिस्ट्रिक्ट में इसको लागू किया। पहले 300 में हुआ था, फिर ये 625 डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट हुआ। तो बोथ असर्शन एंड रीजन्स आर ट्रू एंड रीजन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट है मनरेगा इज़ रिलेटेड टू। मनरेगा किससे रिलेटेड है, राइट टू वर्क यानी काम करने का अधिकार से रिलेटेड है। नेक्स्ट डिवीज़न ऑफ सेक्टर एज अ ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स जिसमें रेगुलर वर्क मिल रहा है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसमें इरेगुलर वर्क मिल रहा है, या फिर एक सिस्टम बोल सकते हैं जो रेगुलेशन है बाय द गवर्नमेंट वो ऑर्गेनाइज है। और जस्ट सेक्टर दैट मोस्टली अगर हम देखें जो लॉ बन रहे हैं वो कंट्रोल में नहीं है गवर्नमेंट के, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो मोस्टली वर्कर इसमें भी काम करते हैं, दोनों में काम करते हैं। तो अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल डज नॉट फॉल अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसमें से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। अनऑर्गेनाइजेशन, a farmer irrigating his field, a daily wages labor worker for a contractor, a doctor in a hospital treating a patient, and a handloom weaver working on a loom in her house। सभी के सभी ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। नॉट पूछा है तो दैट मीन्स अ डॉक्टर। नेक्स्ट है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के फीचर्स क्या हैं, फिक्स एंड रेगुलर वर्क एंड एम्प्लॉय गेट एश्योर्ड वर्क, उनको काम मिलेगा ही मिलेगा। तो ए एंड बी इज़ द ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रीज़न फॉर द नीड प्रोटेक्शंस फॉर वल्नरेबल पीपल। जो असुरक्षित लोग हैं, वीक हैं, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या वर्क, उनको क्या ज़रूरत है। तो दे आर पेड लेस, दे डू नॉट हैव जॉब सिक्योरिटी, दे हैव लेस अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क, ऑप्शन आर। विच ऑफ द फॉलोइंग रीज़न, इसमें से कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ए बी सी तीनों हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर।
तो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स होती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन सी है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अनऑर्गेनाइज सेक्टर नॉट सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट रेगुलेशन, सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट रेगुलेशन, सब्जेक्ट टू सेंट्रल बैंक रेगुलेशन, नॉन ऑफ द एबव। तो दैट मीन्स जो गवर्नमेंट के रेगुलेशन में नहीं आता वो है अनऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो आप ए पे टिक लगाएंगे। असर्शन में देखेंगे मोस्ट फैमिली इन इंडिया हैव पीपल वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मोस्टली फैमिली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही वर्क कर रही हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव लेस अपॉर्चुनिटी टू ऑफर, बिकॉज लगा के देखेंगे तो असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप असर्शन पढ़ें, फिर इसमें बिकॉज लगा लें और फिर रीज़न पढ़ें। तो अगर ये करेक्ट है तो दैट मीन्स यहाँ पे टिक लगा के ये दोनों सही हैं। बोथ असर्शन एंड रीजन्स आर ट्रू एंड रीजन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीचर ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इसमें से कौन सा फीचर है जो कि आता है। फिक्स पे, हॉलीडे आर गिवन टू एम्प्लॉय, ये तो है ही नहीं। सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड टू द एम्प्लॉयज़, absence of medical benefits to the employees, provident fund and gratuity is given to the employees। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मोस्टली प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुइटी जो होता है, जो अधिकतर उनको जो लाभ होते हैं वो नहीं दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वे टू हेल्प दिस वल्नरेबल सेक्शन, वल्नरेबल जो सेक्शन है उसको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी टू वर्क देकर, अगर हम उसको काम देते हैं तो वैसे ही उनकी हेल्प हो जाएगी। रिटायरमेंट की जो सेविंग स्कीम होती है गवर्नमेंट के द्वारा उसे क्या कहते हैं, प्रोविडेंट फंड। मैच द कॉलम में अगर हम मैच करें कॉल सेंटर में क्या आएगा, ये टेरिसरी सेक्टर में आएगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लिख देंगे महात्मा गांधी, यहाँ पे सेकंड 2005। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में लगाएंगे जॉब सिक्योरिटी रहती है, तो दैट मीन्स यहाँ पे थर्ड नंबर डाल दीजिएगा। पब्लिक सेक्टर में रेलवे और प्राइवेट सेक्टर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, और प्राइवेट सेक्टर के बाद प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे 6th नंबर। उसके बाद मैच द कॉलम करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ए का ई है और सेकंड का हमारे पास जो है महात्मा का वो ए, और हमने देखा थर्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर था तो थर्ड में है जॉब सिक्योरिटी एफ। तो इस सब को अगर हम देखें तो हमारा कौन सा बनता है सेशन, इसमें उसके हिसाब से हम क्या कर देंगे ढूंढ के मैच कर देंगे। बट हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें नेम लिख लेंगे, मैच करेंगे और करेक्ट ऑप्शन जो आपको दिखाई देगा उसके अकॉर्डिंग आप मैच करेंगे। स्टार्टिंग से देख लेंगे, और जैसे यहाँ हमें कॉल सेंटर दिखाई दे रहा है, कॉल सेंटर का हमें पता चल गया कि भाई वो एक टेरिसरी सेक्टर है, तो ई सी और डी में ही है, तो इनमें से ही आंसर होगा। और हमने लास्ट में भी देखा है प्राइमरी सेक्टर का मतलब एग्रीकल्चर यानी डी, तो यहाँ पे भी डी दोनों में आ रहा है। तो अगर हम 5th देखें प्राइवेट सेक्टर में क्या था, प्राइवेट सेक्टर में टाटा यानी सी था, तो हमारे पास डी इसका करेक्ट आंसर बनेगा क्योंकि नीचे के जो ऑप्शन है वो हमारे मैच हो रहे हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। वर्कर फ्रॉम शेड्यूल कास्ट ट्राइब बैकवर्ड कम्युनिटीज़ फाइंड देमसेल्व इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। Besides getting the irregular and low paid work, these workers are also face social discrimination. Protection and support to the unorganized sector workers is thus necessary for both economic and social development. It is not possible to protect such worker in unorganized sector. तो not true में आप लगाएंगे find as unorganized sector irregular, ये डी पे टिक लगाएंगे क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। नॉट पॉसिबल का कोई मतलब ही नहीं बनता। सेक्टर इज़ द टर्म ऑफ ओनरशिप पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक मीन्स अंडर गवर्नमेंट लॉ एंड रूल रेगुलेशन, और जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं। और प्राइवेट सेक्टर यानी जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए इंडिविजुअल या मेंबर ऑफ पीपल्स कुछ होते हैं जो किसी भी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, ना कि वेलफेयर के लिए।
और उसका कोई गवर्नमेंट में कोई कंट्रोल नहीं होता है। नेम द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेस पे देखें तो हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्या होगा इकोनॉमी का, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इज क्लासीफाई इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, तो हम उसको ऑनरशिप एंटरप्राइजेस कहेंगे। द मोटिव ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, इसका मोटिव क्या होता है, पब्लिक का वेलफेयर करना, यानी सोसाइटी का ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी और कल्याण करने की भावना होना। आइडेंटिफाई द आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव पीरियड, बोथ टिस्को एंड रिलायंस इंडस्ट्री, ये प्राइवेट कंपनी है। एंड हाउ डू बिग प्राइवेट कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, नेशन के डेवलपमेंट में प्राइवेट कंपनी का कितना कॉन्ट्रीब्यूटेड है। तो इंक्रीज द डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट थ्रू एडवर्टाइजमेंट, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ कंट्री इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इंडस्ट्री गुड, इंक्रीज द प्रॉफिट, प्रोवाइडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ फॉर रिच। तो इसमें आएगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्री गुड्स, क्योंकि प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज़ करते ही है ना इंडस्ट्री जो भी वर्क होता है। इन विच सेक्टर एक्टिविटीज आर नॉट गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिवेट, इसमें से कौन सा ऐसा सेक्टर है जो बनता है, काम करता है लेकिन प्रॉफिट के मोटिव से नहीं, वेलफेयर करने की सोचता है। तो वो पब्लिक है, गवर्नमेंट ही है जो जनता के लिए काम करती है, फ्री में सेवाएं देती हैं और अच्छी क्वालिटी की प्रोवाइड करती है। अजर्शन, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है फंड टू कंस्ट्रक्ट स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक यूटिलिटी, जैसे कंस्ट्रक्शन करना, रोड बनाना, ब्रिज, रेलवे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, स्कूल, कॉलेजेस। ट्रू, क्योंकि गवर्नमेंट ही है जो वेलफेयर के काम को संभालती है और अपना इन्वेस्ट करती है। प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट ऑफर डेवलपमेंट, ये फॉल्स है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर कोई भी डेवलपमेंट में कोई रोल इम्पॉर्टेंट प्ले नहीं करता है। तो असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आप ए पे टिक लगाएंगे, नहीं सॉरी आप इस पे टिक लगाएंगे, असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स सी पे, क्योंकि ये इसका कहीं से भी रीज़न नहीं बन रहा है, ए ट्रू है, तो आप सी पे लगा लेंगे। नेक्स्ट है सेक्टर कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइज ऑन एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट के द्वारा कोई चीज़ मैनेज की जाती है, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर, क्योंकि गवर्नमेंट उसको मैनेज कर रही है और उसका मोटिव क्या होता है, सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए वर्क करना, ना कि अपने प्रॉफिट को देखना। प्रॉफिट का काम नहीं होता है इसके अंदर। और जितने भी हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर या कहीं पे इन्वेस्ट करना होता है तो गवर्नमेंट ही करती है। आयरन स्टील हो गया, रोड हो गया, या बिल्डिंग्स हो गई, या बैंकिंग हो गया, एट्सेट्रा। इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आपके फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है पूरा फिनिश करा दिया मैंने, सबके एमसीक्यूज़ डाल दिए हैं यूट्यूब पे और आपके साथ लिंक भी शेयर कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। और इसी के साथ अपने गुड लक, आप अपने पेपर की सही से तैयारी करो। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।